नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पॉलिटी अध्याय 5 जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए आगे अध्याय 5 जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया, इसको स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो कौन क्या काम करता है, इसके लिए बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स में आपका कार्य रहेगा कि आप एक सादा पेज और कलम, कॉपी, कलर ये सब लेकर के बैठें। इसमें एक किसान का चित्र बनाना है पहले वाले बॉक्स में, दूसरे में एक मील मजदूर का चित्र बनाना है, एक नर्स का चित्र बनाना है, इसमें किसान का, इसमें मजदूर का, मील मजदूर का, इसमें एक नर्स का बनाना है चित्र। आगे देखते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट का चित्र बनाना है, इसमें एक पायलट का चित्र बनाना है, इसमें एक शिक्षक का चित्र बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। यानी शिक्षक कितने हैं पुरुष में और कितने हैं महिला में, ये देख सकते हैं। किसान, मील मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक और पायलट सभी को पुरुष और महिला के बीच कैटेगराइज कर देना है, कितना पुरुष है कितना महिला है। इससे महिला के परसेंटेज का पता चल जाएगा कि महिला कितना भागीदारी करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है इस पर, आप प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? हो सकता है। जैसे एक नर्स हो गया तो यहाँ पर महिला होगा। एक मील मजदूर में अधिकांश पुरुष ही होंगे। इसमें भी एक किसान है तो पुरुष ही होंगे, गिने चुने एक अगर जब महिला हो जाए तो बहुत कम, ना के बराबर 1%। एक वैज्ञानिक में 1 से 2% महिला हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो पुरुष ही अधिकांश रहता है। पायलट में भी बहुत कम मात्रा में स्त्री को भाग दिए गए हैं, तो 1-2% इसको भी रख लेते हैं। शिक्षक में भी ऐसा ही स्थिति है। आगे देखते हैं। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? तो किसान, मील मजदूर, इस दोनों में। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? आखिर क्यों? हाँ, नर्स का परसेप्शन बन जाता है कि महिला ही नर्स होगा। अब नहीं पता क्यों, तो नहीं पता अभी, आगे देख लिया जाएगा। क्या महिला किसानों के लिए तुलनात्मक रूप से कम है? यदि हैं तो क्यों? हाँ, महिलाएं किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम हैं। यदि हैं तो क्यों? क्योंकि गांव में अधिकांश कृषि के मालिक यानी भूमि स्वामी के रूप में अधिकांशतः पुरुष को ही वरीयता प्रदान किए जाते हैं, तो इससे पुरुष ही उसका मालिक हो जाता है। तो किसान के यहाँ पे अगर कैटेगराइज करेंगे तो अधिकांश पुरुष ही दिखाई देगा। कम मात्रा में स्त्रियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि स्त्रियां यानी महिलाएं नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं।
इसका मेन फैक्टर्स क्या है? वही भूमि स्वामी के रूप में अधिक मात्रा में पुरुषों का होना। आगे देखते हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल हैं। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। इसका सोर्स क्या है? 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004 से 5। अब हाल ही के डेट का आप अपने गूगल के माध्यम से देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके नेशनल सैंपल सर्वे 2000 कुछ इधर अगर निकाले हैं भारत सरकार, तो इसको देख सकते हैं अपना करंट को अपडेट करने के लिए। आगे देखते हैं। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार रहे। शिक्षक 5%, महिलाएं शिक्षक अनुच्छेद 25, किसान 30%, महिला 0% हो गया, इसमें किसान नहीं होते हैं महिला। मील मजदूर 25 पुरुष होगा और 5 महिला भी हो सकते हैं। नर्स पुरुष 0% और महिलाएं 30%। वैज्ञानिक 25%, महिला 5%। पायलट 27% पुरुष होंगे और 3% महिलाएं भी होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है, उसकी कमी बता दी जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। रूढ़ियों को तोड़ा है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बताया। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार के 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकड़ा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बांटती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती हैं, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फलां काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी
तब उसे पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी, उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। ड्राइविंग हर ट्रेन नेतालाल वीमेंस फीचर सर्विस से रूपांतरित हैं। दोस्तों यहाँ प्रश्न दी गए हैं, प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं एक नज़र। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। परिवर्तन के लिए एक सीखना टॉपिक का नाम है। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश करते हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चे के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह करना भी कठिन है कि कुछ बच्चे के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच की बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती हैं। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनकी बुजुर्ग करती थी। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकरी मतलब वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा था कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सोचने के लिए संघर्ष किया। आइए हम रास सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और विधवा हो जाती हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य यानी भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत कहाँ छोड़ी हैं।
जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिए और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रही थी। अधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। इससे पहले चित्र वाले भाग को देख लेते हैं। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। उनकी माता बोल रहा है, हाँ यस, उनकी माता ही। तो जेवियर बोल रहा है, मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। आगे क्या है? तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है, यानी तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता, जेवियर बोल रहा है। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है, उनके पिता बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। चलिए इस चित्र के नीचे एक रामाबाई की कहानी है, को भी देखते हैं। रामाबाई, जिसका जन्म 1858 और मृत्यु 1922 में हुई, अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेरगांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़की से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। आगे देखती। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने। रुकैया सखावत हुसैन और लिडी लैंड का उनका सपना के बारे में बताया गया है इस बॉक्स में। तो चलिए इस बॉक्स को, इसके सपना के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। रुकैया सखावत हुसैन, जिसका जन्म 1880 से और मृत्यु 1932 में हुई, एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया।
उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने परिवार यानी बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्तान लेडीलैंड में अपनी बहन सराह के साथ यात्रा पर जाती हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों की हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। उस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक काम की। आगे देखते हैं राजसुंदरी देवी की और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं और इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय की स्थिति के बारे में बताया गया है, तो इसको देखते हैं। आज के युग में लड़का और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके लिए उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी की इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 4। आगे देखते हैं। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन
लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2014-15 में देखा गया है। प्राथमिक यानी स्कूल के स्तर हैं ऊपर में, और ये हैं लड़के और ये हैं सब लड़कियां। योग लड़के, अनुसूचित जनजाति लड़कियां, योग लड़के, अनुसूचित जनजातियां लड़कियां और योग, इसके बारे में बताया है। प्राथमिक कक्षा में 1 से 5 तक आते हैं। इसमें लड़कों की भागीदारी कितना है तो 4.36%, और सब लड़कियां तो 3.88%, टोटल तो 4.13%, और अनुसूचित जनजातियों में 4.71 लड़कियां, 4.20, टोटल 4.46 हो गया। और ये प्राथमिक, आप इस ग्राफ को, इस बॉक्स को आप खुद देख सकते हैं, इसको डिक्टेट करने में। आगे देखते हैं। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, MHRD 2018 का ये सोर्स है। आगे देखते हैं। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना उचित स्कूल हैं, ना ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों की प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। आगे देखते हैं इस ग्राफ के माध्यम से लड़की और लड़कियां कि इसमें देखते हैं क्या है। लड़के और लड़कियां, सभी लड़के 4% से प्लस यानी 4.36%, और अनुसूचित जनजाति के लड़के 7.02% ड्रॉप आउट होते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। महिला यानी नेक्स्ट टॉपिक है महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृति करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें, आप पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं जी। अभियान
के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों में दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाई और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। आगे देखते हैं ये क्या है। सत्य रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलें से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी हैं। आगे देखते हैं जागरूकता बढ़ाना। चलिए इस बॉक्स वाले पॉइंट सबको भी देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से कुछ समझाया गया। जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। आगे देखते हैं विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बंधुत्व व्यक्त करना, यानी बंधुत्व को व्यक्त करना है। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतों अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। आगे देखते हैं हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। बहुत ही अच्छी। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसमें शब्द संकलन को देख लेते हैं। रूढ़िवादी धारणा के बारे में कुछ लिखे हैं, पॉइंट देखते हैं। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणा हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती हैं। भेदभाव के बारे में देखते हैं। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती हैं। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन के बारे में देखते हैं। जब कोई ज़बरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना के बारे में देखते हैं।
इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। जय हिंद।